बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज कर जाए। तो कोई भी इंटेग्रल कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कराएगा, जब आप उस फंक्शन का मॉड लें और वो जो मॉड वाला फंक्शन है उसका जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है अगर वो कन्वर्ज कर जाए तो हम कहेंगे कि ये इंटेग्रल जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गया है। कंडीशनल कन्वर्जेंस, एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज सेड टू कन्वर्ज कंडीशनली। अगर इंटेग्रल खुद तो कन्वर्ज करता हो लेकिन उसकी मॉड वैल्यूज़ का जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो डाइवर्जेंट हो, तब हम कहते हैं ये जो इंटेग्रल है ये कंडीशनली कन्वर्ज कर गया है। फिर हमें हमारे पास एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटेग्रल इज़ कन्वर्जेंट। हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटेग्रल जो होता है वो आपके पास कन्वर्जेंट होता है। प्रूफ, सपोज करें कि जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है आपके पास। हमने सपोज कर लिया कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होने का मतलब क्या है कि फंक्शन का मॉड लिया और वो जो इंटेग्रल है वो कन्वर्ज कर गया है। अब हमने क्या शो करना है कि इस कन्वर्जेंट के फंक्शन ये जो इंटेग्रल है मॉड वैल्यूज़ के बगैर भी कन्वर्जेंट है। अब कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स और उसके मॉड को ऐड करें और फिर ये जो इंटेग्रल है इसको कंसीडर करें। अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स और उसके मॉड की जब हम सम करते हैं तो वैल्यूज़ आउटपुट्स कैसी आती हैं। अगर तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तो दोनों का सम आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कैसे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का मॉड, तो कहते हैं इसका आंसर आएगा ज़ीरो। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है ये लेस देन ज़ीरो होगा। लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो जो आपके पास नेगेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं उनका मॉड क्या होता है, माइनस टाइम्स दैट वैल्यू। जैसे -2 का मॉड किसके बराबर है, माइनस टाइम्स -2, आंसर इज़ 2, तो माइनस टाइम्स दैट क्वांटिटी। तो फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो जब आपके पास फंक्शन नेगेटिव होगा तो आपके पास फंक्शन और उसके मॉड का सम ज़ीरो हो जाएगा, और जब फंक्शन पॉजिटिव होगा तो आपके पास उसके फंक्शन और उसके मॉड का सम जो है 2 टाइम्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ ज़ीरो है या इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि आपके पास फंक्शन और उसके मॉड का जो सम है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। ज़ीरो होगा तो इससे लेस हो जाएगा और अगर ये वैल्यू होगी तो इसके बराबर हो जाएगा। अब आपके पास हम इस पर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने लगे। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आपके पास क्या है इंटेग्रल्स का, कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, अगर बड़े वाला कन्वर्ज करेगा तो फिर छोटे वाला भी कन्वर्ज करेगा। तो ये छोटे वाला फंक्शन है और ये बड़े वाला फंक्शन है, इसकी आउटपुट्स बड़ी हैं और हमने क्या सपोज किया है कि ये कन्वर्जेंट है। अब बड़े वाला फंक्शन चूँकि इसका इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्जेंट है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि ये जो छोटे वाला फंक्शन है इसका जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये भी कन्वर्ज करेगा बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है जी, जिसका मतलब है ये आपके पास एक कन्वर्जेंट इंटेग्रल आ गया। अब ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें एफ ऑफ एक्स का मॉड ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है जी, तो अब हम ये सम की फॉर्म में आ गया तो स्प्लिट कर लेते हैं अपना इंटेग्रल। तो एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स पर भी इंटेग्रल अप्लाई कर दिया और माइनस एफ ऑफ एक्स के मॉड पर भी हमने अप्लाई कर दिया। अब
हमने ये सपोज कर रखा है कि ये कन्वर्जेंट है, ये गिवन है, ये कन्वर्जेंट है, और इसको अभी भी शो किया हमने कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, तो दोनों का डिफरेंस भी कन्वर्जेंट। अब दोनों का डिफरेंस जब कन्वर्जेंट है तो डिफरेंस किसके बराबर है, आपके पास इस इंटेग्रल के बराबर है, तो इसका मतलब है ये इंटेग्रल भी कन्वर्ज कर गया। और यही हमने शो करना था कि अगर कोई फंक्शन आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, वो फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बगैर भी लाजमी कन्वर्ज करेगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो दुरुस्त नहीं है। कन्वर्स क्या है कि अगर कोई आपके पास इंटेग्रल है तो वो आपके पास मॉड वैल्यूज़ के बगैर कन्वर्जेंट अगर हो तो ज़रूरी नहीं कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो। इसको हम एक एग्जांपल से शो करते हैं कि ये एक इंटेग्रल है जो कि मॉड वैल्यूज़ के बगैर कन्वर्जेंट है, लेकिन जब इसका मॉड वैल्यूज़ देखते हैं तो ये कन्वर्ज नहीं हो पाता, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हो पाता। इसको जो है एग्जांपल से भी शो किया गया है। ये है आपके पास इंटेग्रल, और हमने अब क्या शो करना है कि ये हमारे पास इंटेग्रल है, हमने शो करना है कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। कंडीशनल क्या है कि ये मॉड वैल्यूज़ के बगैर कन्वर्ज करता है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, फर्स्टली वी विल शो दैट, फर्स्टली हम शो करेंगे कि ये जो हमारे पास इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है जी। इसकी कन्वर्जेंस हम काशी क्राइटेरियन से करेंगे। काशी क्राइटेरिया फॉर इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स वो आपको क्या कहता है कि आपके पास कोई भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल कब कन्वर्जेंट होगा, उस वक्त कन्वर्जेंट होगा जब आप लैम्डा और लैम्डा डैश जो कि के से बड़े होंगे, हर लैम्डा और लैम्डा डैश के लिए आपके पास जो डेफिनेट इंटेग्रल्स हैं ये सारे के सारे उनका मॉड आपके पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये जो इंटेग्रल है ये एब्सोल्युटली ये इंटेग्रल जो है ये कन्वर्ज कर रहा है। काशी क्राइटेरिया क्या कहता है कि कोई भी आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल कब एग्जिस्ट करेगा, जब के से बड़ी कोई सी भी दो वैल्यूज़ है, लैम्डा और लैम्डा डैश, और ये डेफिनेट इंटेग्रल्स बनाएं। तो के से बड़ी हर लैम्डा और लैम्डा डैश के लिए आपके पास ये जो इंटेग्रल्स हैं इनका सब इंटेग्रल्स का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपरली जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो कन्वर्ज करता है। यही हम शो करेंगे कि हम लैम्डा और लैम्डा डैश लेंगे, उसका हम डेफिनेट इंटेग्रल बनाएंगे, उसका मॉड लेंगे और शो करेंगे कि हमारे पास वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। ये पेज आ गया। तो हमने लैम्डा और लैम्डा डैश दो वैल्यूज़ ले ली और ये इंटेग्रल बना लिया। अब मैं इस इंटेग्रल को मज़ीद स्प्लिट करने लगी हूँ। दरमियान में से वैल्यू लैम्डा लेंगे तो लैम्डा डैश टू लैम्डा प्लस लैम्डा टू लैम्डा डबल डैश। अब हम क्या करने लगे हैं, हम मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटेग्रल्स अप्लाई करने लगे हैं। मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ आपके पास इंटेग्रल्स क्या था, दो फंक्शंस हैं उनकी प्रोडक्ट है, अगर उनमें से एक f जो है वो आपके पास कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल भी हो तो फिर आपके पास क्या होगा, a और b के दौरान एक नंबर c एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि f ऑफ c जो है वो इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा और a टू b g ऑफ x d ऑफ x रह जाएगा। अब हमने क्या किया है, हमने f ऑफ x लिया है 1/x, g ऑफ x लिया है sin x। अब 1/x फंक्शन जो है हम जानते हैं ये कंटिन्यूअस भी है ज़ीरो के अलावा। अब ये हमारे पास ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो से बड़े हैं, लैम्डा भी ज़ीरो से बड़ा है, लैम्डा डबल डैश भी ज़ीरो से बड़ा है। तो चूँकि ये ज़ीरो नहीं है हमारे पास इंटरवल, तो ये फंक्शन है आपके पास कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ज़ीरो पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता और ज़ीरो से वैसे ये शामिल नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो एक नंबर c1 और c1 एग्जिस्ट करेगा बिटवीन लैम्डा डैश एंड लैम्डा डबल डैश सच डैट कि आपके पास 1/c f ऑफ c है ना, तो f ऑफ c आपके पास क्या होगा 1/c1, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। f ऑफ c आपके पास बाहर आ जाएगा, लैम्डा डैश टू लैम्डा साइन ऑफ x इंटू डी ऑफ x।
तो इस इंटेग्रल पर भी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है और हमने इस इंटेग्रल पर भी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। तो फिर लैम्डा और लैम्डा डबल डैश के दरमियान एक और नंबर C2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि इस इंटेग्रल पर भी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये जो एफ ऑफ सी है वो दरअसल अब ये C1 है, एफ ऑफ C2 इज़ 1/C2। आपके पास प्रोडक्ट का इंटेग्रल है, अगर एक कंटिन्यूस हो डिफरेंशिएबल भी हो तो आपके पास जो है एफ ऑफ सी बाहर आ जाता है, 1/C2 बाहर आ जाएगा, लैम्डा टू लैम्डा डबल डैश साइन ऑफ एक्स इंटू डी एफ एक्स। ठीक है जी। अब हम इस के दोनों तरफ मॉड लेने लगे हैं। ये जो हमने इंटेग्रल स्प्लिट किया था इसके दोनों तरफ मॉड लेने लगे हैं। इसका मॉड बराबर है सम का मॉड है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/C टाइम्स लैम्डा डैश टू लैम्डा साइन ऑफ एक्स डी एफ एक्स। इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या है 1/C2 लैम्डा टू लैम्डा डबल डैश साइन ऑफ एक्स इंटू डी एफ एक्स। अब a प्लस बी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए का मॉड प्लस बी का मॉड। ठीक है जी। ए का मॉड प्लस बी का मॉड 1/C1 ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास मॉड से एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे। 1/C1 भी बाहर आ गया, 1/C2 भी बाहर आ गया। अब साइन एक्स का आपके पास इंटेग्रल क्या होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है जी। तो वो हम पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस लैम्डा माइनस कॉस लैम्डा डैश, कॉस लैम्डा डबल डैश माइनस है कॉस लैम्डा। ठीक है जी। अब यहाँ पर उन्होंने फार्मूला अप्लाई किया है कॉस पी माइनस कॉस क्यू वाला। अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो तो कॉस पी और कॉस क्यू इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। फर्स्ट ईयर -2 टाइम्स पी प्लस क्यू बाई 2 पी माइनस क्यू बाई 2। इसको पी रख लेंगे, इसको क्यू रख लेंगे। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ भी हम वही फार्मूला पढ़ाएंगे -2 टाइम्स साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। अब ये a इंटू बी का मॉड, a इंटू बी का मॉड इज इक्वल टू a का मॉड इंटू बी का मॉड। ये अप्लाई करेंगे a का मॉड इंटू बी का मॉड प्लस ये 2 जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2/C2 इसका a का मॉड इंटू बी का मॉड। अब ये जो साइन फंक्शंस होते हैं इनके जो मॉड वैल्यूज़ हैं दीज आर ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 1। ये लेस दैन इक्वल टू 1 होती हैं। तो ये भी लेस दैन इक्वल टू 1, ये भी लेस दैन इक्वल टू 1, ये भी लेस दैन इक्वल टू 1, ये भी लेस दैन इक्वल टू 1। तो यहाँ बच गया आपके पास 2/C इंटू 1 प्लस 2/C इंटू 1। दोनों में से हमने c कॉमन ले लिया 1/C1 प्लस 1/C2। अब हमारे पास क्या सूरत हाल थी कि ये जो हमारे पास है लैम्डा डैश दिस इज़ लेस देन इक्वल टू C1 इज़ लेस देन इक्वल टू विच इज़ लेस देन इक्वल टू लैम्डा डबल डैश। अब आपके पास ये जो C1 है ये भी लैम्डा से बड़ा है लैम्डा डैश से, और ये जो C2 है ये भी लैम्डा डैश से बड़ा है। तो C1 का रेसिप्रोकल लैम्डा डैश के रेसिप्रोकल से छोटा हो गया, C2 का रेसिप्रोकल भी लैम्डा डैश के रेसिप्रोकल से छोटा हो गया। दोनों को साइड बाय साइड आप ऐड कर लें, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/, लैम्डा डैश प्लस 1/, लैम्डा डैश। दोनों इक्वलिटीज़ को हमने साइड बाय साइड ऐड कर लिया। ठीक है जी। ये इन दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स और ये 4/, लैम्डा डैश 4 लैम्डा डैश को हमने रख लिया नाम एप्सिलॉन। तो हमारे पास लैम्डा डैश टू लैम्डा डबल डैश इस फंक्शन का जो मॉड है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। फॉर लैम्डा डबल डैश ग्रेटर देन के, और के की वैल्यू है 4/एप्सिलॉन। तो काशी क्राइटेरियन क्या कहता है कि जब कभी भी आपके पास इंडेफिस के से बड़े जितने भी लैम्डा डैश की वैल्यूज़ हैं उनके ये सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स का मान लेस देन एप्सिलॉन हो जाए
तो फिर काशी क्राइटेरिया कहता है कि इस फंक्शन से बनने वाला जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर जाता है। तो हमने शो कर दिया कि ये जो साइन एक्स ओवर एक्स वाला आपके पास इंटीग्रल है ये कन्वर्ज कर रहा है। अब हम क्या शो करेंगे, तो जब हम मॉड वैल्यूज़ लेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास ये इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करेगा। अब हम इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स ओवर एक्स का मॉड ले लेंगे और लिमिट्स हम ले रहे हैं 0 से लेके n पाई तक। 0 से लेके n पाई तक ले रहे हैं। तो अब हम इस इंटीग्रल को n इंटीग्रल्स में स्प्लिट करने लगे हैं। n इंटीग्रल्स में कैसे स्प्लिट होगा, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, अप टू n-1 टू n पाई। दोनों में एक का ही डिफरेंस है। अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये n-1 है तो ये n है। तो आपके पास ये इंटीग्रल सम ऑफ इंटीग्रल्स हो गया। सम ऑफ इंटीग्रल सच दैट k वेज फ्रॉम 1 टू n, तो k-1 इंटू पाई टू k पाई इंटू डी ऑफ एक्स। नाउ बाई चेंजिंग द वेरिएबल, अब वेरिएबल्स को आप चेंज करें। ये क्या हो जाएगा, अब हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं। इसमें हम x यहाँ पे पुट करने लगे हैं u प्लस k-1 इंटू पाई, u प्लस k-1 इंटू पाई। ये हम x की जगह पर यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ पर भी। जब हम x की जगह पर पुट करेंगे यहाँ भी पुट कर देंगे और यहाँ भी। अब हमारा जो वेरिएबल है वो u हो गया है, तो हमें dx की जगह पर भी वैल्यू पुट करनी है। dx की जगह पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू u-1 इंटू नहीं, x इज़ इक्वल टू u k प्लस u-1 इंटू पाई। ये आपके पास x है, तो dx क्या हो जाएगा, k0, फिर गलत लिख दिया, x इज़ इक्वल टू u प्लस k-1 इंटू पाई। तो dx आपके पास है जी du, बाकी कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब x की लिमिट्स थी आपके पास 0 से लेके n पाई। चूँकि हम सारा अपना इंटीग्रल u की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो हमारी लिमिट्स हैं वो भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, जब x को 0 करेंगे ठीक है जी, तो आपके पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की लोअर लिमिट थी k-1 इंटू पाई। जब आप k-1 इंटू पाई यहाँ पुट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0 और x की अपर लिमिट क्या है, k पाई पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है जी, तो 0 जो है आपके पास u जो है 0 से लेके पाई तक वेरी कर रहा है। एक k की अपर और लोअर लिमिट थी, u की अपर और लोअर लिमिट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन के अंदर x की वैल्यू पुट की, लोअर वैल्यू पुट की तो u की लोअर वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आपके पास x की अपर वैल्यू पुट की तो आपके पास अपर वैल्यू आ गई। ये वेज फ्रॉम 1 टू n, ये इंटीग्रल आपके पास इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर कुछ काम करने लगे हैं, वो कहते हैं ये आपके पास इंटीग्रल हो गया है साइन u प्लस k-1 पाई ओवर u प्लस k-1 इंटू पाई का मॉड इसके बराबर हो गया है। तो कहते हैं साइन n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये u आप थीटा सपोज कर लें और ये आपके पास है n पाई, k-1 इंटू पाई इज इक्वल टू n पाई। तो साइन n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका मॉड आ जाएगा साइन ऑफ u का मॉड। ठीक है, ये ऊपर वाला क्लियर हो गया। अब नीचे वाला करते हैं। नीचे वाला करते हैं तो हमारे पास
के पाई जो है u प्लस के माइनस 1 पाई से आपके पास बड़ा है। अब u प्लस के माइनस 1 पाई के पाई से कैसे छोटा है? u प्लस के माइनस 1 इंटू पाई इस इंटरवल के अंदर कोई भी एक वैल्यू है। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? के माइनस 1 पाई से लेके के पाई तक, और ये x इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो ये बराबर है u प्लस के माइनस 1 इंटू पाई। तो ये x इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू है। तो जो आपके पास इंटरवल का एंड पॉइंट होता है वो उस पर किस तमाम वैल्यू से ग्रेटर दैन इक्वल होता है, इसलिए आपके पास के पाई जो है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू u प्लस के माइनस 1 इंटू पाई। तो जब के पाई इज़ ग्रेटर दैन u प्लस के माइनस 1 इंटू पाई, तो इसका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल से छोटा हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये अब छोटी चीज़ है आपके पास है। पहले बड़ी चीज़ से डिवाइड हो रहा था, अब छोटी चीज़ से डिवाइड हो रहा है। जब छोटी चीज़ से डिवाइड होता है तो आंसर छोटा हो जाता है। ठीक है जी। तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी और ये वाली साइड आपके पास छोटी हो जाएगी। 1/k पाई बाहर निकल आएगा इंटीग्रल से, क्योंकि इसके पास तो u नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये इसलिए इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी। ये बाहर निकल आया। साइन u की इंटीग्रेशन क्या है आपके पास? माइनस कॉस u, और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 माइनस 1 प्लस 1 2/k पाई, 2/पाई बाहर निकल आया, तो आ गया आंसर समेशन 1/k। समेशन 1/k आपके पास डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है? क्योंकि ये हार्मोनिक सीरीज़ है और हम हार्मोनिक सीरीज़ के बारे में जानते हैं 1/n। ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज़ है। हार्मोनिक सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़। ये हार्मोनिक सीरीज़ है, ये डाइवर्जेंट होती है। तो जब डाइवर्जेंट है क्योंकि ये अनबाउंडेड सीरीज़ है। अब ये छोटे वाला डाइवर्जेंट है, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि बड़े वाला जो इंटीग्रल है वो भी डाइवर्जेंट होगा। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल डाइवर्ज कर गया है। तो जब किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल के डेफिनेट इंटीग्रल्स डाइवर्ज कर जाते हैं तो फिर उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डाइवर्ज कर जाता है, क्योंकि अगर उसके सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स कन्वर्ज करेंगे और वो बाउंडेड होंगे तब भी हमारे पास ये जो इंटीग्रल है वो जो है कन्वर्जेंट होगा। जब आपके पास उसके डेफिनेट इंटीग्रल्स ही अनबाउंडेड और डाइवर्जेंट हो जाएंगे तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डाइवर्ज कर जाएगा। अब हमने शो कर दिया था पहले कि ये इंटीग्रल जो है विदाउट मार्क्स कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन मार्क्स के साथ ये आपके पास डाइवर्ज कर गया है। तो ये जो है आपके पास कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरह से आपके पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसी तरह से आपके पास हैं। पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16। तो यही है, आप कन्वर्जेंस चेक करें, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन हुए हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशंस की हैं और ये अपने डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई कर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ये आपने देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है।